गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़ कर जाना पड़ता है। इसलिए आप मेहनत करिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी अगर आपका प्रयास 100% होगा तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 3 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ शुरू होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में आयोजित होने वाला है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो किसके बीच होगा? तो इंडिया और यूएई के बीच होने वाला अभ्यास का नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया जाएगा। यह पहला भारत यूएई संयुक्त वायु सेना अभ्यास सितंबर 2008 में अल धफ्रा बेस अबू धाबी में आयोजित किया गया था। भारत और अबू धाबी में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी, जिसका IDEX कहा जाता है, ये भी नियमित भागीदारी रहा है। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि इंडिया यूएई के बीच में जो होने वाला एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल दफरा बेस। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? तो अबू धाबी में। तो मेरा मेन पॉइंट्स ये होगा 2024 के करंट अफेयर्स के माध्यम से कि इंडिया और यूएई के बीच होने वाला नव वर्ष के शुभ आरंभ के दौरान एक एक्सरसाइज, जिसको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं, वो क्या है? डिजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 को राजस्थान के थार डेजर्ट में इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आरबीआई ने हाल ही में घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण बैंकों की सूची जारी की है। इनमें से कौन सा बैंक इस सूची में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक के लिस्ट में नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि आखिर डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिस्ट में किन बैंकों को रखा गया है। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसी बैंक। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि ये तीनों बैंक डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये तीनों बैंक डूब जाते हैं तो हमारे आर्थिक स्थिति पे काफी असर पड़ेगा। तो इस चीज को याद रखने के लिए ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि आरबीआई में डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के रूप में कौन नहीं है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक, जिसको डीएसआईबीज कहा जाता है, इसमें बने हुए हैं। एसबीआई ऐसे स्थान है जो असफल होने के लिए बहुत बड़े हैं। यानी ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि अगर ये बैंक डूबता है तो इस पे हमारे इकोनॉमिक स्थिति पे काफी असर पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है? तो राइट आंसर जगह इंडिया। इंडिया टॉप स्टेट बना हुआ है किस क्षेत्र में? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर के क्षेत्र में। यहाँ पे मैंने फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है कि वो कौन से कंट्री है। टॉप 10 कंट्रीज का नाम, आपको टॉप 5 कंट्रीज का नाम याद रखना होगा। देखिए, इंडिया जो लगभग 146.31 मिलियन टन दूध को प्रोड्यूस करता है वार्षिक रूप से। दूसरे स्थान पे बना हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो 93.5 मिलियन। तीसरे स्थान पे चाइना 45 मिलियन टन। चौथा स्थान पे है पाकिस्तान, जो 43 मिलियन टन के साथ है। और पांचवा पे है ब्राजील, जो 35.7 मिलियन तक है। तो आपको टॉप 5 याद रखना होगा। लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री कौन बन गया है? तो इंडिया। इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। 2023 में दुनिया भर में गाय के दूध का अग्रणी उत्पादक यूरोपीय संघ था। उस वर्ष यूरोपीय संघ के 27 देशों ने सामूहिक रूप से 143 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गाय के दूध का उत्पादन किया। लगभग 104 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन मात्रा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका अब दूसरे स्थान पर था। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि इंडिया टॉप कंट्री बन गया है किस मामले में? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री के मामले में इंडिया टॉप कंट्री बन बन के उभरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पंगाड़िया। अरविंद पंगाड़िया को हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो किसमें? तो 16th फाइनेंस कमीशन के रूप में अरविंद पंगाड़िया को चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पंगाड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी के साथ यह वित्त आयोग का गठन किस तरीके से किया जाता है? तो जानते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 280 के तहत ये बताया जाता है कि मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच और स्वयं राज्यों के बीच कर वितरण पर अपनी सिफारिशों देने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है। तो किसमें है? तो हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में ये उल्लेख है फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि इसका नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, जो अभी हाल ही में हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इसी के द्वारा अपॉइंट किया गया अरविंद पंगाड़िया को एज अ 16th फाइनेंस कमीशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वर्ष का प्यूबर्टी पुरुष एथलीट पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो राइट आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली ने प्यूबर्टी मेल एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया। तो जानते हैं पॉइंट्स के बारे में। टीम इंडिया के करिश्माई बल्लेबाज विराट कोहली अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी को हराकर प्यूबर्टी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता बन गए। कोहली लोकप्रिय एथलीटों में से एक है और दुनिया भर में उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। भारत के पूर्व कप्तान के लिए टेस्ट और वनडे में अविश्वसनीय वर्ष रहा और उन्होंने कई रिकॉर्ड्स तोड़े। विश्व रूप से 50 वनडे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज और विश्व कप 765 के एक संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली, लियोनेल मेसी, नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्कराज, लेब्रॉन जेम्स और मैक्स वर्स्टापन के साथ प्यूबर्टी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने का दौर में थे। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि हमारा टीम इंडिया का मेन बल्लेबाज विराट कोहली जी, इनको प्यूबर्टी मेल एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में इसरो ने कहां से एक्सरे पोलोमीटर उपग्रह जिसका नाम एक्सपोसैट है वो लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा PSLV C58 से। PSLV C58 से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसको एक्सपोसैट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV C58 द्वारा 6 डिग्री झुकाव के साथ 650 किलोमीटर की इच्छित कक्षा में एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट XPSat को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन खगोलीय स्रोत में ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष खोल भौतिकी वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इसमें पॉलिक्स, जिसका मतलब होता है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्सरे, और एक्सपेक्ट, जिसका मतलब होता है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, नाम के 2 पेलोड है। इसका मतलब पॉलिक्स को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा साकार किया गया और एक्सपेक्ट को URSC के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप द्वारा साकार किया गया। तो हमें बस ये पॉइंट याद रखना होगा कि नव वर्ष के शुभ आरंभ के दिन 1 जनवरी 2024 को ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो किसके माध्यम से? PSLV C58 के माध्यम से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसको एक्सपोसैट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि ब्लैक होल की जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा साइंस एंड टेक के क्षेत्र से। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। डेविड वार्नर, जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर का ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है डेविड वार्नर जी, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे और टेस्ट मैच करियर से संन्यास ले लिया है।
लेकिन जरूरत पड़ने पर वह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलने के लिए उपलब्ध होंगे। वार्नर ने घोषणा की कि पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट होगा। तो 37 वर्षीय वार्नर ने पिछले साल भारत में छठी बार आईसीसी 50 ओवर क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीमों में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। जनवरी 2009 में अपने पदार्पण के बाद से वार्नर ने 161 दिवसीय मैचों में 45.30 की औसत से 22 शतक और 6,932 रन बनाए और इस प्रारूप में 2 विश्व कप भी जीते हैं। वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 111 टेस्ट खेले, जिसमें 44.58 की औसत से 8,695 रन बनाए, जिसमें 26 शतक और 36 अर्धशतक शामिल है। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने हाल ही में अनाउंसमेंट्स के लिए घोषित कर दिया है, जो वनडे इंटरनेशनल होगा ओडीआई और टेस्ट मैच से ये रिटायरमेंट के लिए अनाउंसमेंट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया? तो राइट आंसर होगा स्वीडन। स्वीडन के द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सॉइल फॉर हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर के लिए डेवलप किया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। हाल ही में स्वीडन को लिकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, जिसे ई सॉइल कहा गया, विकसित किया गया है, जो हाइड्रोपोनिक क्षेत्रों में पौधों के विकास को गति दे सकता है। ई मृदा जैसे विशेष रूप से हाइड्रोपोनिक प्रणालियों के लिए डिजाइन किया गया। खनिज ऊन का उपयोग हाइड्रोपोनिक्स में बढ़ते सब्सट्रेट के रूप में किया जाता है और खनिज ऊन गैर बायोडिग्रेडेबल है और ऊर्जा ग्रहण प्रक्रियाओं का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। ई मिट्टी मतलब पे डॉट पॉली 3,4 एथिलीन डाइऑक्सीथायोफेनी एक बायोपॉलिमर है नामक एक प्रवाहीय बहुलक के साथ मिश्रित सेलुलोज से बनी है। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि स्वीडन के एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है लिकोपिंग यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक सॉइल को। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में प्लास्टिक कचरे को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करके आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप के द्वारा पहला ऑब्टेन किया गया आईएससीसी प्लस सर्टिफिकेशन बाय केमिकली रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट किसको सम्मानित किया गया? तो रिलायंस ग्रुप को सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लास्टिक अपशिष्ट आधारित पायरोलिसिस तेल का रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करके अंतरराष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाणन प्लस प्रमाणीकृत सर्कुलर पॉलीमर में बदलने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी महत्वपूर्ण आईएससीसी प्लस प्रमाणन हासिल करने वाली देश की पहली रिफाइनरी बन गई है। यह नवाचार प्लास्टिक कचरे को कम करने और भारत में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को समर्थन करने के लिए रिलायंस की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक प्रमाणन से सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। उस सर्टिफिकेशन का नाम है आईएससीसी प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर, जो वेस्ट प्लास्टिक्स को रिसाइकल कर रहे हैं और उसको रिफाइनरी करके ये देश भर में पहला रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में आयोजित हुआ 12th दिव्य कला मेला। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक सूरत, गुजरात में 12वें दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है। इस मेले की सह मेजबानी राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम एनडीएफडीसी द्वारा की जा रही है। यह कार्यक्रम आगंतुकों को जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्य सहित देशों के विभिन्न हिस्सों से जीवंत उत्पादों के रूप में एक आकर्षक अनुभव प्रदान करना है और हस्तलिपि, हस्तकला, कढ़ाई का काम, पैकेज्ड फूड आदि एक साथ नजर आएंगे। यह आयोजन विकलांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्होंने आमतौर पर दिव्यांगजन के रूप में जाना जाता है। पहला दिव्य कला मेला 2 से 6 दिसंबर 2022 तक दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि आखिरी मेला 8 से 17 दिसंबर 2023 तक पटना, बिहार में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में 12th दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो गुजरात के सूरत में इसका आयोजन होगा। 29 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है, जो कब तक खत्म होगा? 7 जनवरी 2024 तक चलेगा। तो चलिए रिवीजन बैच की ओर चलते हैं। 2 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 82वीं भारतीय इतिहास कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना।
क्वेश्चन नंबर 2, देश में पहली बार कितनी अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से शुरू होगी? तो 2। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की? तो अर्जेंटीना ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ड्रोन मिशन शुरू करने की मंजूरी किसने दी है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो संदेश ऐप। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग किससे संबंधित है? तो चाइना से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, पीएम मोदी कहाँ बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो अबू धाबी में इसका उद्घाटन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? तो गुजरात में शुरू होगा। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? Meander I, the famous Indo-Greek ruler, set up his capital at which place? प्रसिद्ध इंडो-ग्रीक शासक मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थापित की थी? ऑप्शन ए सियालकोट, ऑप्शन बी पठानकोट, ऑप्शन सी राजकोट या ऑप्शन डी सियालदह। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए।